Hello students and welcome to Best Learning Classes. In this video we are going to discuss the questions of the chapter number 3 of your accountancy book, that is change in profit sharing ratio. So let's get started from question number 18, जिसमें बोला गया है कि बूटस्ट्रैप और डेवी जोन्स पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 31 मार्च 2024 में जो इनकी बैलेंस शीट थी उसमें दिख रहा है कि जनरल रिजर्व है 60,000 रुपीज़ का। ठीक है, अभी तक हमें दो इन्फॉर्मेशन मिली, एक अभी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक जनरल रिजर्व का बैलेंस पड़ा है बैलेंस शीट में, और थर्ड इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई हुई है कि अब इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:2 होगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड जनरल रिजर्व का बैलेंस। अब ये बोल रहे हैं कि आप जर्नल एंट्री पास करो। दो अलग अलग केसेस बताए हुए हैं। पहले केस में बोल रहे हैं कि अब जो जनरल रिजर्व है वो हमें न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, और नेक्स्ट केस में बोल रहे हैं कि हमें जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। अब आप मेरी एक बात समझिए, अगर मैं जनरल रिजर्व को अब जो इस साल में नई बैलेंस शीट बनाऊंगी उसमें नहीं दिखाना चाहती, इसका मतलब मुझे जनरल रिजर्व इसी साल में ख़त्म कर देना है। और जनरल रिजर्व को ख़त्म करने का मतलब क्या होता है? ख़त्म कैसे होगा जनरल रिजर्व? जब वो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है कि अगर जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, इसका मतलब जनरल रिजर्व को इसी ईयर में ख़त्म कर देना है, और ख़त्म करने के लिए जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और मैंने एक चीज़ समझाई थी कि हमेशा जो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं, जिसमें कि मैंने बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, और पीएनएल का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, ये सारी चीज़ें हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसीलिए जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन भी ओल्ड रेशियो में ही होगा। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। जनरल रिजर्व का बैलेंस 60,000 रुपीज़ का है और पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो जनरल रिजर्व को मेरे को ख़त्म करना है, तो जनरल रिजर्व को ख़त्म करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, क्योंकि सारे के सारे रिजर्व्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ता है। और ख़त्म कैसे कर रहे हैं? पार्टनर्स को दे के। तो कौन से दो पार्टनर्स थे? एक पार्टनर है बूटस्ट्रैप, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे जब हम उन्हें जनरल रिजर्व देंगे। तो उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो 60,000 का जनरल रिजर्व था। नरेशन में भी यही आएगा कि बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2:1, यानी कि इसका 2/3 पार्ट, दैट इज़ 40,000 बूटस्ट्रैप के अकाउंट में चला जाएगा, और बाकी का 20,000 जो है वो डेवी जोन्स के अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आया? फर्स्ट वाली तो बहुत सिंपल थी, भी उन्होंने सीधा सीधा कह दिया हम चाहते ही नहीं कि वो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखे, तो आप उसे ख़त्म कर दो। हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट केस में वो कह रहे हैं कि अगर हमें जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है तो आप क्या करोगे? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी वो क्वेश्चन में ये कह दे कि हम किसी पर्टिकुलर अमाउंट को, जो कि बेसिकली मोस्टली जनरल रिजर्व ही होगा, उसको हम न्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए अब मैं उसको ऐसे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो नेक्स्ट ईयर तक चले। तो उस केस में हम हमेशा उसको उनकी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब भी ये बोला हो कि हमें नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाना है तब। तो अब सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो हमें पता है, ओल्ड रेशियो 2:1 बता रखी है और न्यू रेशियो भी बता रखी है। तो इन दोनों की हेल्प से हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो देखो वही निकालेंगे यहाँ पे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके। तो ओल्ड रेशियो 2/3 एंड 1/3, एंड माइनस में न्यू रेशियो 3/5 एंड 2/5। अब 3 और 5 का एलसीएम जो है वो 15 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे 10, माइनस में 9। आई होप ये तो आपको करना अब आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1/15 आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास माइनस में 1/15 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज़ किया था, दैट इज़ ओल्ड माइनस में न्यू रेशियो। तो यहाँ पे अगर आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डेवी जोन्स को गेन हो रहा है और बूटस्ट्रैप सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम अमाउंट कैसे लेंगे? मैंने कहा देखो, पूरा रिज़र्व का जो 60,000 का अमाउंट है ना, वो हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं इस रिज़र्व को अगले साल की बैलेंस शीट में दिखाना चाहती हूँ। तो अगर मुझे उसे अगले साल की बैलेंस शीट में शो करना है, तो मैं इस पूरे रिज़र्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं इसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आया तो 1/15 ही है ना, यानी कि 4,000 का अमाउंट एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है।
तो वैसे इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी बोला हो कि हम जनरल रिजर्व को अगले साल की बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो दिखाना चाहते हो तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और अगर नहीं दिखाना चाहते तो फिर उस केस में हम उसको सिंपली ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो इस चैप्टर का हमने 10th क्वेश्चन किया था, उसी में ये चीज़ समझी थी कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको हमें पैसा देना पड़ता है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है, और जो गेन करता है वो देता है। ठीक है, तो इस केस में जो डेवी जोन्स है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस नहीं गेन कर रहा है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो देगा, तो देने की वजह से इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसीलिए ये पार्टनर गेन कर रहा था, तो ये अब देगा किसको, बूटस्ट्रैप को। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेवी जोन्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये चीज़ ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो क्या इसमें उल्टा होता है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट, तो कि सैक्रिफाइसिंग वाले को देना पड़ता है गेनिंग पार्टनर को। तो ये चीज़ याद रखनी है। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, अमाउंट तो निकाल ही चुके थे, तो इसका अमाउंट 4000 रुपीज़ आ रहा था। तो इसीलिए अब हमने ना यहाँ पे क्या किया, जनरल रिजर्व को ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट किया था और यहाँ पे जनरल रिजर्व को सिर्फ एडजस्ट किया है, सो दैट इसको न्यू ईयर की बैलेंस शीट में दिखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि मीता, गोपाल और फरहान की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ये ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो 5:3:2 है। बैलेंस शीट में डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी है 30,000 का और कंटेंजेंसी रिजर्व भी है 9,000 रुपीज़ का। गुडविल की वैल्यू भी बता रखी है कि 4,80,000 रुपीज़ की गुडविल है। उन्होंने बोला है कि आप इससे रिलेटेड अब जर्नल एंट्रीज पास करके दिखा दो। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो समझ में आ रहा है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होता है ये, तो इसको जो फर्म होती है वो एक साथ नहीं दिखा सकती, ठीक है, वरना लॉस में चली जाएगी। इसीलिए इस एक्सपेंडिचर को हर साल थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है। तो भाई ये तो एक एक्सपेंडिचर है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर से कम ही होगा। तो कम होने के लिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो पहले तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि किस चीज़ से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और कम होगा। तो एक्सपेंडिचर से तो ऑब्वियस ही बात है कि कम ही होना है, तो इसको कम करने के लिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट हो जाएगा डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि अब इस एक्सपेंडिचर को हमने ख़त्म कर दिया। वैसे एक्सपेंडिचर का क्या बैलेंस होता है, डेबिट, तो एक्सपेंडिचर को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट किया है। तो एक्सपेंडिचर टोटल 30,000 रुपीज़ का था और मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें हमेशा ओल्ड रेशियो में ही जाती है, इसीलिए इसको भी हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कौन से रेशियो में कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में बताई रखी थी जो कि है 3:2:1 की। तो 30,000 को जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका 15,000 यहाँ आ गया, 10,000 यहाँ पे और 5,000 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट में बोल रखा था कि कंटेंजेंसी रिजर्व है 9,000 रुपीज़ का। तो चलो कंटेंजेंसी रिजर्व से तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे। मैंने एक बार बताया था कि कंटेंजेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें नहीं पता होता, ना अमाउंट पता होता है, ना पता होता है कि लाइबिलिटी कब अकर होगी, कुछ भी नहीं पता होता। कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स अगर अकर हो जाएंगे तो लाइबिलिटी होगी, वरना नहीं होगी। तो मतलब इसी चीज़ के लिए कंपनीज रिजर्व बना के रखती हैं। तो इस रिज़र्व से कोई नुकसान तो है नहीं, तो इसीलिए इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ही। तो बढ़ाने के लिए इसको कर दिया क्रेडिट, ठीक है। रिज़र्व है 9,000 का और अगेन ये भी ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो 9,000 को जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 4,500 इधर आ गया, 3,000 इधर आ गया और 1,500 इधर आ गया। बाकी इसके अलावा लास्ट चीज़ में उन्होंने हमें गुडविल की वैल्यू बता रखी है कि गुडविल जो है वो 4,80,000 रुपीज़ की है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में ना गुडविल के जो केस आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। पहला तो आएगा सिंपल, जैसे इसमें गुडविल दे रखी है, कुछ नहीं बता रखा कि इस गुडविल का क्या करना है। दूसरा आएगा गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो। अगर गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए आएगा तो हम उसको डायरेक्टली पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के गुडविल को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम चाहते ही है ना कि गुडविल राइट ऑफ हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो वो तो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दोगे। बट जो ये वाला केस है जिसमें कुछ नहीं बोल रखा, सिर्फ गुडविल की वैल्यू बता रखी है, तो मैं अपने हिसाब से अपने मन से गुडविल को ख़त्म तो नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे फिर से यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल के गुडविल को एडजस्ट करना पड़ेगा।
समझ में आया? दो केसेस हैं। अब यहाँ पे राइट ऑफ तो लिखा नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम नहीं करूँगी। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं, और एडजस्टमेंट जो है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा एंड देन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ डायरेक्टली नहीं गिवन थी, बट ये अपने आप ही समझ में आ रहा है। तो ओल्ड रेशियो 3:2:1 क्वेश्चन में गिवन है और न्यू रेशियो 5:3:2 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यही होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो पहले तो ओल्ड रेशियो लिख देते हैं 3/6, 2/6 एंड 1/6, एंड देन न्यू रेशियो 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो 6 और 10 का LCM जो है वो आ जाएगा 30, एंड देन इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आ गया 15 - 15, यहाँ पे आ गया 10 - 9 और यहाँ पे आ गया 5 - 6। ये तो हो गया 0, मतलब इस पार्टनर को ना ही सेक्रीफाइस है ना ही कोई गेन है। इसका आ रहा है 1/30, यानी कि ये सेक्रीफाइस है, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, और ये आ रहा है नेगेटिव, यानी कि ये वाला पार्टनर गेन कर रहा है। तो हमने अभी पढ़ा था कि गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो कि सेक्रीफाइसिंग वाले को मिलता है। तो एंट्री क्या बन गई, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसका हो जाएगा, गोपाल का। तो टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे निकालोगे, 1/30 आ रहा है ना, और गुडविल की वैल्यू 4,80,000 रुपीज़ है। तो 4,80,000 रुपीज़ का 1/30 कर लो, 0 से 0 कैंसिल, एंड 16 3 ज़ा 48। तो 16,000 रुपीज़ का अमाउंट आ गया। तो वही यहाँ पे मेंशन कर दिया 16,000। तो यहाँ पे क्या है, ये गुडविल एडजस्ट हुई है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें ऊपर क्या हुई थी, ये दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। अब 20 क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है कि XYZ की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है कि ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जनरल रिजर्व, PNL का क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इन सब की एक ही सिंगल एंट्री पास करनी है और बुक वैल्यूज़ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमने अपनी बुक्स में जितने भी अमाउंट का जनरल रिजर्व या PNL अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिखा रखे हैं, इनकी बुक वैल्यू मत बदलना। बुक्स में जिस अमाउंट से दिख रहे हैं उसी से दिखते रहेंगे, ठीक है। बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो ये चीज़ तो पिछले 2 क्वेश्चन करके ही समझ में आ गई कि जब भी एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेगा तो हमें सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का यूज़ करना है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। बस इस केस में ये समझ आना चाहिए कि कौन से रिजर्व से या बैलेंस से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या किससे कम होगा। तो जनरल रिजर्व से बढ़ता है, PNL का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है तो उससे भी बढ़ता है, बट एडवर्टीजमेंट का एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा। तो बस एक एक्सपेंस है और बाकी दोनों चीज़ों से बढ़ेगा और इससे कम होगा। यानी कि जनरल रिजर्व 6,000 का बता रखा है और प्रॉफिट बता रखा है 24,000 का, यानी कि 30,000 आ गया, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 12,000 के हैं। तो अल्टीमेटली नेट बैलेंस 8,000 का आ गया। अब देखो, अगर तो अलग अलग दिया होता, अलग अलग बोला होता, तो हम जनरल रिजर्व अलग बांट देते, PNL अलग बांट देते और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अलग। बट इन्होंने बोला है कि तीनों को मिला के एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, क्योंकि देखो इनडायरेक्टली वो यही बोल रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, बुक वैल्यूज इफेक्ट ना हो, यानी कि जो इस साल के बैलेंस शीट में अमाउंट्स दिख रहे हैं अगले साल भी सेम दिखें। तो इसीलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, और एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में होगी। तो ओल्ड रेशियो 5:3:2 है और न्यू रेशियो 2:3:5 है। तो ये हो गया 5/10, 3/10 एंड 2/10। माइनस में आ गया 2/10, 3/10 एंड 5/10। LCM तो अल्टीमेटली 10 ही है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो ये वाला पार्टनर नो सेक्रीफाइस और गेन, ये वाले पार्टनर का पॉजिटिव इट मीन्स सेक्रीफाइस और नेगेटिव इट मीन्स गेन। गेन वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और सेक्रीफाइसिंग वाले का क्रेडिट। तो वही सेम चीज़ करेंगे, Z का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और X का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। पहले तो ये लिख दो, Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कि ये गेन कर रहा है, और X का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब अमाउंट कैसे आएगा, 8,000 का अमाउंट आ रहा था ना, बट 8,000 का निकालना क्या है, 3/10। 8,000 का
3/10। ये नहीं भूलना है, अगर ये डायरेक्टली लिख दिया तो ये पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। 8000 का जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आया वही तो लोगे। और ये चेक करने का भी एक तरीका होता है कि हमेशा सेक्रीफाइस और गेन आपस में बराबर ही आएगा, मतलब जितना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर रहा है उतना ही तो दूसरे को गेन होगा, तो ये हर बार होगा। तो 3/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 8 3 ज़ा 24। तो देखो यहाँ पे 18 3 ज़ा करेंगे तो 5400 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सिंपली क्या करा, जितनी भी चीज़ें प्लस होनी थी उन्हें प्लस करा, और उसमें से जो माइनस होना चाहिए था उसे माइनस करा, 12,000 माइनस करा तो हमें 18,000 रुपीज़ मिला। 30,000 में से 12,000 माइनस करके 18,000 आया। पर ये वाला अमाउंट डायरेक्टली नहीं डालना है, अमाउंट डालना है जितना उनका सेक्रीफाइस या गेन हो रहा है, जो कि 3/10 पार्ट में हो रहा है। तो 18,000 का मैंने 3/10 करा तो 5400 आ गया। तो नरेशन में भी यही आएगा कि बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब देखो 21 क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि भव्य और साक्षी पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट बता रखी है जिसमें क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है, एसेट्स में भी है फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश। ओके, अब पार्टनर्स ने क्या कहा है कि हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होगी, यानी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। अब करना क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट को 20,000 पे वैल्यू करना है, नंबर 1 पॉइंट। तो अब आप पहले क्या करो, देखो अभी हमारी इन्वेस्टमेंट 30,000 की है बैलेंस शीट में, और वो कह रहे हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 20,000 पे वैल्यू करना चाहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट में क्या है, गुडविल को 24,000 पे वैल्यू करना चाहते हैं, और जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो अगेन वही बात, अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो, या अगले साल बैलेंस शीट में दिखाना हो, या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, हर चीज़ का मतलब यही है कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें और तीनों चीज़ों की अलग अलग एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया है। तो पहले तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती या कम होती है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आता है। तो भाई मेरे को इतना पता है कि मुझे अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए मैंने इसको डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब नंबर 2 पॉइंट पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट है एक एसेट, एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो मैंने क्रेडिट करा। कितने से कम हो रही है, दे आर सेइंग कि बैलेंस शीट में 30,000 की थी, हम 20,000 की रखना चाहते हैं, तो 10,000 से कम हो रही है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बैलेंस शीट में 20,000 का बता रखा है। अब डेबिट और क्रेडिट साइड तो मैच नहीं हुई, क्योंकि रिजर्व फंड हमारा बच रहा है, तो ये फंड कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स के पास चला जाएगा, और पार्टनर्स के पास फंड आने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। और मैंने बताया था ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स, ये सब हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसीलिए जो बचे हुए 10,000 रुपीज़ हैं इसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो 6,000 भव्या के अकाउंट में आ जाएगा और 4,000 साक्षी के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 एंट्री हमारी यहीं पे फिनिश हुई। नंबर 2 एंट्री की हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि वी नीड टू वैल्यू गुडविल एट 24,000 रुपीज़। अगेन वही बात, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ कि हमें जो गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ करना है, तो हम अपने हिसाब से तो एज्यूम नहीं करेंगे। जब कुछ नहीं बोल रखा इट मीन्स क्या करेंगे, जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि हम गुडविल को एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट कौन से रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने लग रही हूँ। ओल्ड रेशियो मुझे क्वेश्चन में बता रखी है 3:2 की है, और न्यू रेशियो भी बता रखी है 1:1। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5 एंड न्यू रेशियो 1/2। एलसीएम आ जाएगा 10। अब देखो हमेशा ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग आपस में बराबर आना चाहिए, जो प्लस में है वो सेक्रीफाइस, जो माइनस में है वो गेन। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे कर देंगे कि साक्षी के कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट, साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और भव्या का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो 2 भव्या कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, पूरा अमाउंट नहीं लेना है। कितना बता रखा है 24,000 का, तो मुझे 24,000 का 1/10 करना पड़ेगा, तो वो आ रहा है
2400 रुपीज़। ओके, लास्ट में उन्होंने बोल रखा है कि जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में नहीं बांटना, मतलब इसी रेशियो में बांटना है, तो बाकी सब तो सेम रहेगा। साक्षी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे भी डेबिट ही होना है, तो कि ये गेन कर रही है, और भव्या का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है, तो कि ये सेक्रीफाइस कर रही है। बस अमाउंट निकाल लो। आपको कितने का बता रखा है जनरल रिजर्व, हमें बता रखा है बैलेंस शीट में जाके 23,400 रुपीज़ का, तो पूरा तो लेना नहीं है, इसका 1/10 लेना है, तो कि 1/10 आ रहा है। ओके, तो 2340 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन 22 में बोला है कि हरी, कुणाल और उमा पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5:3 है। बैलेंस शीट में बैलेंस दिख रहा है किस चीज़ का, P&L अकाउंट का 75,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का 15,000 का। ठीक है, फिर से बता रखा है गुडविल 3 लाख की वैल्यू हुई है। ओके, कुछ नहीं बता रखा ना कि रिटर्न ऑफ करना है कि क्या करना है, तो कौन से रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग। पहली चीज़ डन हो गई। नंबर 2 में बोल रखा है एक इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है उसे 35,000 पे वैल्यू करना है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स दिखा रखी है कि मेरी इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपये की, पर जब मैं मार्केट में बेचने गई तो पता लगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बहुत कम है, 35,000 है। तो इट मीन्स मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। तो कम हो रही है तो हम कौन सा इसमें यूज़ करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो कि बनाया ही इसलिए जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, उस केस में लॉस होता है फर्म को, तो वो लॉस को थोड़ा सा कम करने के लिए साथ साथ में एक रिजर्व बनाया जाता है। और थर्ड में बोल रखा है कि स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 10% से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है तो मतलब रीवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, बट ये सारी हम ऑलरेडी ही कर चुके हैं। अच्छा, अब एक और डाउट आएगा कि P&L का कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या मानेंगे। तो हम तो अच्छी चीज़ें अज्यूम करेंगे, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट है। ठीक है, अपने हिसाब से आप, और अगर आप नहीं मानना चाहते कि प्रॉफिट है तो आप नोट में लिखेंगे कि वी हैव अज्यूम दैट P&L हैव अ डेबिट बैलेंस, बट हम अच्छा ही मानते हैं कि भाई प्रॉफिट ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट ही मानूंगी। तो मैं P&L को डेबिट कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। एक पार्टनर है हरी, कुणाल और उमा, और रेशो तो पता ही है कि ओल्ड रेशो ही यूज़ करनी है, जो कि 5:3:2 की थी। तो 75,000 का बैलेंस था जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये अमाउंट मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है, ओल्ड रेशो ही लेनी है हमें, तो यही लिख दो कि बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड कौन से रेशो में, 5:3:2। नेक्स्ट में क्या है, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही है। तो पहले देखो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कितने रुपीज़ का, 15,000 का। ठीक है, इतना तो पता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ख़त्म होगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, और इन्वेस्टमेंट एक एसेट है जिसकी वैल्यू कम हो रही है, तो कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया। हम 50,000 की मान रहे थे, बट मार्केट में 35,000 की निकली, यानी कि 15,000 से कम हो रही है, 15,000 का ही रिजर्व है। तो इस बार कुछ भी रिजर्व बचा ही नहीं, और सीधा ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एडजस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के साथ। तो आप लिख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज्ड। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, अब हमने क्या क्या कर लिया, P&L का बैलेंस कर लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कर लिया, अब बचे गुडविल और बचा स्टॉक। ठीक है, तो पहले अगर गुडविल की मैं बात करूँ तो गुडविल के लिए तो मुझे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो वही पहले निकाल लेते हैं। तो देखो वो कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इज़ 5/10, 3/10 एंड 2/10, एंड न्यू रेशियो इज़ 2/10, 5/10 एंड 3/10। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/10, ये कितना आ रहा है, माइनस में 2/10 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, माइनस में 1/10, यानी कि ये दोनों पार्टनर कर रहे हैं गेन, और ये सेक्रीफाइसिंग का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और गेनिंग का डेबिट। अब अमाउंट भी देख लो कि अमाउंट किस तरीके से आएगा। तो गुडविल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज़ की बता रखी है, तो इसका मतलब 3 लाख को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले लिख लो 3 लाख, तो देखो इसका कितना है 3/10 मतलब 90,000, इसका कितना है 2/10 और इसका 1/10, तो ये आ गया 30,000 और ये 60,000। ठीक है, तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और इन दोनों का डेबिट। तो बस जो ये निकाला है ये एंट्री यहाँ पे आप पास कर दोगे। देखिए
दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने करना है डेबिट। तो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। तो 90,000 इसके क्रेडिट हो रहे थे, इससे 60,000 जा रहा है और इससे 30,000। तो नरेशन में यही आएगा कि गुडविल को एडजस्ट किया है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, एसेट है ना एक स्टॉक, अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर दो। कितना कम हो रही है, उन्होंने बोला था कि जो स्टॉक है ना वो 50,000 का है, उसको 10% से डिप्रिशिएट कर रहे हैं, तो 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपये। तो क्या हो गया, बीइंग स्टॉक डिप्रिशिएटेड। ओके, बस अब लास्ट क्या करना है भाई, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, यानी कि रिवैल्यूएशन में ऑब्वियसली लॉस हुआ है ना, अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस ही हो रहा है। तो लॉस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। हरी, कुणाल एंड उमा। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया। कितने रुपए का, 5,000 का। कौन से रेशियो में जाएगा, एक ही है ओल्ड रेशियो जो कि है 5:3:2। तो 2,500 इसके अकाउंट में, 1,500 इसके और 1,000 रुपये इसके अकाउंट में चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, इसमें बोला गया है कि ABC की ओल्ड रेशियो 2:2:1 है और न्यू रेशियो 5:3:2 है। फिर से इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को बदलना नहीं चाहते। जो इस साल जिस अमाउंट से बैलेंस शीट में दिख रही है, हम चाहते हैं कि अगले साल भी वैसे ही दिखे। तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं और एडजस्टमेंट के लिए सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का यूज़ होने वाला है। इतना तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। बस इस बार उन्होंने क्या क्या बता दिया, मशीनरी की वैल्यू, कंप्यूटर की वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू और एक्सपेंसेस की वैल्यू। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझो, हमें बोल रहे हैं कि मशीनरी की बुक वैल्यू 2,50,000 है, कंप्यूटर की 2 लाख है, क्रेडिटर्स की 90,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की 15,000 है। और रिवाइज्ड मतलब जब एक साल के बाद रिवैल्यूएशन होता है तो हमें पता लगा कि किसी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है और किसी की कम हो गई है। अब अगर मेरी मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे लिए क्या है, फ़ायदा है, तो मैं पॉजिटिव में लिखूँगी। कंप्यूटर की वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो फ़ायदा है, और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो नुकसान है। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो मुझे 30,000 पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव है यानी कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है। वो पता क्या चाहते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि हमने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करके देखा तो हमें ये पता लगा कि किसी एसेट से हमें फ़ायदा हो गया, किसी से नुकसान हो गया। अभी भी हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाना बुक वैल्यूज़ पे ही चाहते हैं अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। बस हम चाहते हैं कि जो ये रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इसकी आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। और एडजस्टमेंट एंट्री तो हमेशा पास ही सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में होगी। तो पहले लिखा ओल्ड रेशियो और फिर माइनस में लिखा न्यू रेशियो। LCM 10, सॉरी ये पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस और जो नेगेटिव है वो गेन। गेन वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और सेक्रीफाइसिंग वाले का क्रेडिट। ठीक है, तो अब फिर से वही बात कि 30,000 पूरा नहीं लेना है, 30,000 का 1/10 लेना है, 30,000 का 1/10 लेना है, यानी कि 3,000 रुपये लेना है। तो बस जो आपने लिखा है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, और अमाउंट आपने निकाल ही लिया 3। तो कि इसमें क्या होता है कि बाकी चीज़ें तो याद रह जाती है, हम गलती से यही अमाउंट ले लेते हैं, ये नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना। बीइंग एडजस्टमेंट entry passed. So that's it for this video. If you like this video then please like, share and subscribe my channel.